नमस्कार बच्चों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का इस सेशन में जो थर्मोडायनामिक्स से प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। जितने भी सारे क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं मेरे अनुसार एनसीएल फ्रोमाइन के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अतः आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया था उसमें मैंने देखा था कि थर्मोडायनामिक्स से 15 नंबर का क्वेश्चन आए थे, टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। तो कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इस सब्जेक्ट को अच्छा से तैयारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ हीट एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर रिजल्ट इन। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि पीवी इजकल टू एम आर टी होता है। ठीक है, पीवी इजकल टू एम आर टी होता है। तो कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर है, जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो प्रेशर तो बढ़ेगा नहीं, ये मेरा आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए कि मान लिया जाए कि आपका ये चैम्बर है, चैम्बर में आप कोई गैस फिल किया हुआ है, ठीक है, और पिस्टन है। क्या कर रहा है कि अगर मान लिया जाए कि इसको प्रेशर को बढ़ाए, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेंगे। लेकिन देखिए वॉल्यूम का क्या हुआ कि इसके इनसाइड का जो वॉल्यूम होगा, इनसाइड का जो वॉल्यूम होगा, आप यहाँ से हीट दे रहे हो तो गैस का मॉलिक्यूल तो एक्सपेंड करेंगे, तो गैस का एक्सपेंशन तो होगा। तो गैस का एक्सपेंशन होगा मतलब क्या कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो गैस का एक्सपेंशन के चलते जो इसका टेंडेंसी होगा, वर्क टेंडेंसी बढ़ेगा। तो इसका आंसर, सही आंसर जो होगा डी होगा। देखिए इसमें ये भी सही आंसर है, रेजिंग इट्स टेम्परेचर, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ेगा साथ साथ क्या होगा, वर्क करने की टेंडेंसी भी होगी। तो इसका आंसर सही हो गया डी। अगला क्वेश्चन है बाबू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पाथ फंक्शन। देखिए पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझिए। पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉपर्टी जो अपने पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि पीवी डायग्राम पे कोई अब बनाते हैं, तो अगर ये 1 से 2 पे जा रहा है तो 1 से 2 का मतलब हो गया कि ऐसा प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पे जो होगा और यहाँ से वहां तक जाने में जो चेंजेज आए होंगे वो इस रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसा कौन प्रॉपर्टीज होता है, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल जो एनर्जी जो होता है आपको यहाँ पे डिपेंड करता है, और एक यहाँ ये दोनों को घटा देंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन जो हीट एनर्जी जो होगा वो पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा कहाँ से जाएगा। जैसे मान लिया, आप एग्जाम्पल के लिए समझे पाथ का, कि मान लीजिए ये रोड है, रड है, ठीक है, तो रड में अगर यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, मतलब ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर बात किया जाए वर्क का, तो वर्क भी वही होता है, आपको पाथ फंक्शन होता है। तो हीट हो गया पाथ फंक्शन, ये तो आंसर नहीं होगा। वर्क हो गया पाथ फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आपको किसी भी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, एनर्जी। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जो आपको गैस के कोलिजन के चलते इसका टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज होता है, ना कि कोई पाथ फंक्शन होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी होगा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसरो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आपको पीएसयू में बहुत सा जेई के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करता है साइकिल कंसिस्टिंग वन प्रेशर वन कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 एसेंट्रोपिक प्रेशर। तो देखिए जैसे आपको अगर कोई पूछे इस टाइप से तो आप बना के देखिए। क्या कर रहा है कि वन कांस्टेंट प्रेशर है, वन कांस्टेंट वॉल्यूम है, 2 एसेंट्रोपिक प्रेशर, 2 एसेंट्रोपिक। आप इस टाइप का किस में होता है, तो ये होता है आपको डीजल साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल साइकिल। अगर ऑटो साइकिल की बात करें, देखिए डीजल साइकिल के और कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। तो डीजल साइकिल में मान लिया ये जो आपका होता है एसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, 1 to 2 एसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, 2 to 3 जो हो गया आपको कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो गया, 3 to 4 जो होता है वो होता है आपको हीट रिजेक्शन एक्सपेंशन होता है, और 4 to 1 होता है हीट रिजेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको हीट ऐड होता है और यहाँ पे हीट जो होता है रिजेक्ट होता है। आप इसको समझिए, कैसे समझना, मान लिया जाए कि आपका ये सिलेंडर क्रैंक पिस्टन एनालिसिस करके बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये मेरा हो गया पिस्टन, ये हो गया मेरा पिस्टन, ये हो गया आपका सिलेंडर। अब क्या होता है कि जब आप शुरुआत में ये यहाँ पे होता है, ये पोजीशन यहाँ पे होता है, ठीक है, इसका।
अब क्या करता है कि शुरू में ये इधर से इधर मूव करता है, आपको क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया इनिशियल, लेकिन हम लोग इसको मानते नहीं है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, जब कंप्रेस करेगा तो ये आपको इसेंट्रोपिक कंप्रेशन मानते हैं, मतलब कि ऐसा करते हैं कि इसको इंसुलेटेड किए रहते हैं। इंसुलेटेड का मतलब क्या, कि जब भी कंप्रेशन हो इसमें जो गैस मोलिक्यूल कंप्रेस हो उसका टेम्परेचर बाहर ना जाए, तो ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसेंट्रोपिक है। ऐसा हालांकि पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम लोग आइडियली मानते हैं कि इसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो 1 to 2 हो गया इसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3 क्या हो जाएगा, तो 2 to 3 में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे ही ये आया पिस्टन, हम लोग क्या किया, हीट ऐड किए, यहाँ पे क्या कर दिए, हीट ऐड किए। जब हीट ऐड करेंगे तो गैस मोलिक्यूल क्या होगा, गैस मोलिक्यूल एक्सपेंड करेगा, उसका मोलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा, और कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, इस पिस्टन को मूव करने का टेंडेंसी होगा इस साइड का। तो ये जो आपको हो गया इसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये एक्सपेंड कर रहा है तो इसमें जो भी गैस ऑब्वियस एक्सपेंड करेगा तो उसका एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज होगा, इसका मतलब ये इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगला जो हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रहेगा, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो ये वॉल्यूम आपको कांस्टेंट, यहीं पे आपको हीट रिजेक्ट होगा। तो ये हो गया आपको डीजल साइकिल। अगर बात करते हैं बहुत ऑटो साइकिल, इसका और बात जान लें, इसमें दो चीज है कि आपको एक होता है कंप्रेशन रेशियो आर। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, रेशियो कि V1/V2। मान लिया कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक V1 था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक V1 था, कंप्रेस करके V2 आया, और ये जो आपका हो गया V2, ठीक है। तो आर जो होता है V1/V2 होता है कंप्रेशन रेशियो, और ये जो होता है V3/V2। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से 3 वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो या आरसी मान लीजिए, कट ऑफ रेशियो जो होता है V3/V2। अब यहाँ से यहाँ तक 3 to 4 में जो होता है, 3 से 4 जो होता है, ये आपको एक्सपेंशन रेशियो होता है, इसको मान लीजिए आर ई। एक्सपेंशन रेशियो होता है V4/V3। तो इसमें एक रिलेशन होता है, जो कंप्रेशन रेशियो बराबर होता है, कंप्रेशन रेशियो बराबर, कंप्रेशन रेशियो जो होता है इक्वल टू होता है, इसको हम लोग आर इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर कट ऑफ रेशियो एंड आर एक्सपेंशन रेशियो। ये याद रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि आपको कट ऑफ रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंशन रेशियो दिया हुआ है, तो आपको कंप्रेशन रेशियो पूछेगा। अभी आया कैसे, तो आप देखिए आया इस तरह से, जैसे आपको आर जो होता है V1/V2 होता है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे V3/V2 इक्वल टू V4/V3, ठीक है, V4/V3, तो V3 से V3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, V4/V2 हो जाएगा, V4/V2 हो जाएगा। अब V4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो V1 रहा होगा ये V4 हो गया, यहाँ पे जो V1 रहा होगा वही V4 रहा होगा, यहाँ से ये जो V1 रहा होगा यही V4 है, तो आपको V4 की जगह पे V1 लिख सकते हैं, तो V1/V2। तो V1/V2 क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है। आई थिंक इतना समझ में आप लोग को आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं ऑटो साइकिल का। देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको हर एक चीज को डिस्कस कर देता हूँ। अब जैसे हम बात करते हैं ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल में क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। मतलब ये हुआ कि इसमें आपको सेम इस टाइप से जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर आपको क्या करेगा, कंप्रेस करेंगे आइसेंट्रोपिक, फिर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, फिर आपको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, फिर आपको क्या होगा, रिजेक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन करते हैं, ठीक है। अब यही जो होगा वर्गनन होगा। तो आप इसमें याद रखिएगा, इसका जो एफिशिएंसी क्या होता है, 1-1/r⁻⁻1। ये होता है गामा, क्या होता है आपको किसी भी चीज का CP/CP का रेशियो होता है, गैस का अपने प्रॉपर्टीज है गामा। अब अगर बोलेगा कि आर बढ़ा रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे, तो क्या इसका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आर बढ़ाइएगा, 1 में भागा दीजिएगा तो ये तो इसका पूरा वैल्यू कम आएगा, जब इसका वैल्यू कम आएगा तो 1 में घटाइएगा कम, तो ज्यादा एफिशिएंसी होगा। लेकिन इसका जो अगर इसका जो मेन प्रॉपर्टी, इसका मेन जो थिंग जो है कि अगर जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाइएगा तो नोकिंग कंडीशन बढ़ जाती है,
तो यही नोकिंग कंडीशन जो है ना, ये नोकिंग कंडीशन है, ये आपको कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने से रुकता है। जनरली ऑटो साइकिल में 5 to 8 कंप्रेशन रेशियो होता है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है, 5 to 8 कंप्रेशन रेशियो होता है। बात करते हैं कार्नोट साइकिल का। जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स में पहला ही होता है साइकिल, और कार्नोट साइकिल होता है। कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये मतलब कि एज्यूम करते हैं कि ऐसा प्रोसेस होगा तो इसका मैक्सिमम इफिशिएंसी होगा। कार्नोट साइकिल में आपको पता होगा कि टू आइसोथर्मल होता है। क्या होता है? टू आइसोथर्मल और टू आइसेंट्रोपिक, मतलब इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होता है। आपको आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। ये कार्नोट साइकिल होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आप जानते हैं कि क्यू इजकल टू जो होता है एम सी डी टी होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि, कह रहा है क्या कि किसी भी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्यू जो रिक्वायर्ड होगा टू यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस एम इंटू डी टी इजकल टू सी। अब कह रहा है कि एम 1 यूनिट मास के लिए 1 टेम्परेचर डिफरेंस लाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो डिफाइन होता है, ये आपको सी भी डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम सी भी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये बोलता है कि कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ये डिफिनेशन ही हो गया। कांस्टेंट, आपको स्पेसिफिक हीट का यही होता है डिफिनेशन कि 1 यूनिट मास में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ता है, वो आपको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। अब अगर वॉल्यूम पे हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, अगर प्रेशर पे हम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे। अगला जो देखिए, अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इजकल टू, देखिए सीपी बाई सीवी का जो वैल्यू गामा होता है, आपको पता होना चाहिए गामा का वैल्यू कभी 1 से कम नहीं होता, हमेशा 1 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा वीडियो मेरा लंबा चल जाएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूँ। सीपी जो होता है वो आपको, सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर होता है, ठीक है। सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर होता है। यानी सीपी बराबर जो हो जाएगा सीवी बाई सीवी प्लस आर हो जाएगा। मतलब सीपी का वैल्यू हमेशा सीवी में कुछ आर से जुटेगा, आर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप ये सोचिए कि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा, ये सीपी से ज्यादा, मतलब सीपी का वैल्यू सीवी से हमेशा ज्यादा होगा, सीपी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि पी वी रेज टू एन इजकल टू सी, द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो पी वी रेज टू एन इजकल टू सी है, एन जीरो दिया गया, तो वी पे जीरो का मतलब क्या हो गया भाई? 1 हो गया। किसी भी चीज पे, किसी भी अंक पे, डिजिट पे अगर जीरो वैल्यू होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। ये पी इजकल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इन विच ए प्रोसेस विच द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सबस्टांस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंस। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आइसोथर्मल, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल शेयर्ड इक्वली बाई वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम पोजेस्ड बाई द लॉ इज नोन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वा पार्टीशन एनर्जी। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मान लिया जाए कि एक गैस है, इसमें जो भी गैस के द्वारा एनर्जी जो शेयर किया जाएगा वो वेरियस फ्रीडम को जो करेगा, मतलब जितना इसका फ्रीडम मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, ठीक है। अगला जो है हाइपरबोलिक प्रोसेस क्या होता है? आप जानते होंगे बॉयल्स लॉ क्या कहलाता है। बॉयल्स लॉ कहता है कि जो पी जो होता है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो वॉल्यूम का होता है। मतलब ये क्या कहता है कि अगर वी बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो भी क्या होगा? कमेगा। मतलब ये इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब ये कहता है क्या, अगर सिलेंडर पिस्टन की बात करें तो ये कह रहा है कि अगर ये वी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर ये यहाँ पे आ रहा है, वी बढ़ रहा है, तो इसके साइड जो प्रेशर जो होगा कमेगा। क्यों?
क्योंकि गैस का जो कंडीशन होगा और रिलैक्स स्टेज में जाएगा। आपको पता होगा कि गैस जो होता है वो अगर जितना मूवमेंट के साथ घूमेगा, जितना उसमें गतिज एनर्जी होगी, जिसमें उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना उसका प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या रिलैक्स हो रहा है ना, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक ये हो गया। इसका जो होता है, अब इसी को आप कीजिएगा तो पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट। पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया, हाइपरबोलिक प्रोसेस हो गया। तो ऐसा चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ क्या आता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ठीक है, अब ये सब हो गया, ये आप इतना समझ जाइए, इसका आंसर ये हो गया। कौन सा, बॉयल्स लॉ। देन एंट्रोपी ऑफ वाटर, आइडियल वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग एज्यूम करते हैं कि जीरो होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, जीरो होता है, हम एज्यूम करते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कार्नोट साइकिल, जैसे मैंने बताया था, मैंने बोला कि किसमें हीट रिजेक्शन होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कार्नोट साइकिल में दो ही होता है, कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक हीट रिजेक्शन। ये जो कंप्रेशन जो होता है ना, इसमें आपको हीट रिजेक्ट होता है, और ये जो एक्सपेंशन होता है ना, आइसोथर्मल, इसमें हीट ऐड होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। याद करने का तरीका क्या है कि कहीं भी किसी भी में आप ध्यान दीजिएगा, इसेंट्रोपिक प्रोसेस में ना तो हीट हम ऐड करते हैं, ना हीट रिजेक्ट करते हैं, किसी भी साइकिल मैथ में जाइएगा। ठीक है, चाहे आप ऑटो साइकिल लीजिए तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। डीजल साइकिल लीजिए तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो कहीं भी इसेंट्रोपिक प्रोसेस में हम हीट ऐड नहीं करते हैं और ना ही हीट रिजेक्ट करते हैं, क्यों, आपको पता है कि इसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, नो इंटरेक्शन ऑफ हीट। जब नो इंटरेक्शन ऑफ हीट, तो बाकी किसमें बच गया, हीट चाहे ऐड होगा या रिजेक्ट होगा, जो बाकी जो प्रोसेस रहेगा उसमें होगा, तो इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन। when two bodies are in thermal equilibrium with third body, कह रहा है क्या कि अगर एक बॉडी ए है, बी है, दो बॉडी है एक्स सी है। अब कह रहा है कि अगर दो बॉडी, ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब जितना टेम्परेचर इसका रहा होगा उतना टेम्परेचर इसका रहा होगा, बी थे थर्ड बॉडी, अब ये इसके साथ है, तो कह रहा है क्या कि कौन सा स्टेटमेंट, आपको पता होगा कि अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तीसरा बॉडी भी इसके थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये आपको बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबको पता हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा कि डेल्टा क्यू जो होगा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, मतलब टोटल सिग्मा डेल्टा क्यू सिग्मा, मतलब किसी भी साइकिल में डेल्टा क्यू के बराबर डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है, ऐसे डेल्टा यू, हाँ डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। अब कहता है क्या, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन वन विच, एडियाबेटिक मैंने बताया कि नो हीट इंटर्स और लिफ्ट द गैस, सही बात है। मतलब कि अगर मान लिया जाए कि ये है चैम्बर, इसमें अगर हमको ये गैस है, अगर इसमें कोई हीट ऐड नहीं करेंगे और इंसुलेटेड है, ठीक है, नो हीट एडिशन, तो नो हीट एडिशन मतलब क्या, ये आपको सही बात है, नो हीट इंटर्स, द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस। देखिए, अगर बहुत सा बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सा बच्चे सोचते क्या है कि अगर हम हीट ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर जो डिपेंड करता है ना, वो सिर्फ बाहरी एक्सटर्नल फोर्स के चलते खाली नहीं होता है, इंटरनल भी होता है। टेम्परेचर जो होता है इनहेरेंट क्वांटिटी है, मैंने बताया हूँ कि इनसाइड में अगर आपको ये एयर या गैस है, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी के चलते ये बॉल पे टकराता है, टकराने का प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर से टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर चेंज कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अरे अगर कांस्टेंट हीट हम दे ही नहीं रहे हैं तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, वो क्या करता है, खाली ये वाला आंसर मार के चलाता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको टेम्परेचर, अब आपको टेम्परेचर अगर चेंज कर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा क्यू, आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू इजकल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कह रहा है कि डेल्टा क्यू जीरो है, तो जीरो है तो डेल्टा यू इधर जाकर माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर जितना इस पे हम वर्क देंगे वो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, यानी टोटल हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, 14th क्वेश्चन कर रहा है कि
टीएस डायग्राम में आपको पता है कि टीएस डायग्राम में मान लीजिए कार्नोट साइकिल की बना देते हैं, तो जिसका एरिया जो होता है आपको पता होगा, क्यू जो होता है टी इंटू डी एस होता है। क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, टी इंटू डी एस होता है। तो टी इंटू डी एस का मतलब क्या हुआ कि आपको एरिया को डिनोट कर रहा है, तो इसका एरिया क्या दिखा दे रहा है, हीट दे रहा है। अब ये हीट रिजेक्ट होगा कि हीट ऐड होगा, ये डिपेंड करेगा इस प्रोसेस पे। तो इसका मतलब इसका हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है या फिर हीट रिजेक्टेड भी हो सकता है। तो इसका आंसर आइदर सी और ए और बी होगा, ऐसा नहीं खाली एक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया अंडर टेम्परेचर, सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूँ। अगला देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि 20 जूल वर्क डन ऑन द गैस, 40 जूल एनर्जी रिलीज। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको एक चीज याद रखना है कि कहीं भी अगर गैस जो है खुद वर्क कर रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। अगर इसमें हम काम कर रहे हैं, वर्क इस पे कर रहे हैं, तो इसको हम लोग निगेटिव मानते हैं। ठीक है, निगेटिव वर्क मानते हैं। अगर ये हीट रिलीज हो गया तब निगेटिव होगा, टेम्परेचर निगेटिव हो जाएगा क्यू। अब अगर आपको इसमें हीट ऐड कर रहे हैं तो क्यू जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इतना समझ में आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए क्या रहा, 20 की जूल वर्क डन इज ऑन द गैस, आपको डेल्टा क्यू दिया हुआ है। 20 जूल वर्क डन मतलब किए हैं तो निगेटिव हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, और क्या कर रहा है, 40 जूल हीट एनर्जी रिलीज। अब कर रहा है, सॉरी वर्क डन है बाबू, ये वर्क डन होगा, सॉरी डब्लू मानिए, डेल्टा डब्लू, डेल्टा क्यू जो हो जाएगा, कह रहा है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, -40 जूल हो जाएगा क्योंकि रिलीज हो रहा है। अब कह रहा है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। अगर इनिशियल आपको दिया हुआ यू दिया हुआ है, इनिशियल यू आई दिया हुआ कितना 70 जूल, आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्यू जो होता है, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा डब्लू प्लस, या डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू होता है। डेल्टा डब्लू आपको कितना दिया हुआ है, -20, और इधर कितना दिया हुआ, -40। डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ कि यू फाइनल, आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो अब इधर ये जाएगा तो -40 में से -20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20 बच जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -20 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 50 जूल। 50 जूल, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 50 जूल। ठीक है, आगे का देखिए, टू बेसिक टाइप ऑफ हीट इंजन। देखिए हीट इंजन आपको पता होगा कि एक सोर्स होता है, सोर्स, सिंक, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, और ये हो गया हीट इंजन। ठीक है, तो इसका टाइप पूछ रहा है, ये तो पूरा सिस्टम आपको हीट इंजन कहलाएगा, लेकिन इसका टाइप जो होगा, सोर्स सिंक तो नहीं होगा, ये तो आपको पार्ट है, सोर्स सिंक बाकी सब्सटेंस पार्ट है, तो कौन सा होगा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है और इंटरनल कंबशन इंजन। अगला क्या कर रहा है, कार्नोट इंजन, आपको पता होगा कार्नोट इंजन में आपको, ये कार्नोट इंजन ही मानिए, कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, वो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2/T1। ठीक है, T2/T1। अब आपको पता ही होगा कि कार्नोट साइकिल में वो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो 1 - T2/T1 हो गया। अब एक और जानते हैं कि आपको इफिशियंसी एक ये भी होता है कि कितना वर्क हुआ है, कितना हीट ऐड किए हैं, W/Q, तो ये W/Q भी होता है। अब यहाँ से करेंगे तो आपको दिया हुआ है, सिंक टेम्परेचर 400 केल्विन हो गया, सोर्स हो गया 800 केल्विन, 1 - 400 डिवाइडेड 800 इजिकल टू W दिया हुआ है 1200 जूल डिवाइडेड Q। अब 400 दूनी 800, 1 - हाफ कितना हो जाएगा, हाफ इजिकल टू हो जाएगा 1200 डिवाइडेड Q। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q इजिकल टू हो जाएगा 1200 दूनी 2400, इसका आंसर हो जाएगा 2400 जूल। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। देखिए अब बहुत सारे बच्चे का क्यूरी आ रहा था, मैं एक इस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ, लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा ही है। मैं फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि
आप जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 30 मिनट का 25 मिनट का, उसको आप जरूर देखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट कर है कि आप लोग वीडियो को जरूर देखें, पूरा तक देखें। बहुत से बच्चे स्किप करके देख लेते हैं। आप अपना टाइमिंग बढ़ा दीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए और एनालिसिस कीजिए। और उसके अलावा आप तो पढ़ ही रहे हैं, ये आपको 30 मिनट डेली देखेंगे ना, मैं आपको कहता हूँ, लिख कर देता हूँ कि आपको हो जाएगा। एक बच्चे ने हमको रिक्वेस्ट किया कि सर आपने एक टाइम टेबल बना के दिया कि 12 घंटा स्टडी करना है आपका स्ट्रेटजी। सर अभी वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है, वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है सर, तो मैं क्या करूँ, लड़की पे ध्यान दूँ, उसको भी टाइम देना होता है, ये वो। तो मैंने उसको बोला कि देखो बाबू, आप जो कर रहे हो ना, एज के अकॉर्डिंग सही है, जिस एज में है उस चीज की जरूरत है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। कंडीशन के अकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि अभी आपको पढ़ने का टाइम है, तो आप फोकस कहीं और पे हो। अगर आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तब तो ठीक है, ना तो आपको बार बार फोन पे लगे हुए हो तो फिर दिक्कत है। आप वैलेंटाइंस वीक्स मनाओ मनाओ, उसका हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी करो। इसी पे मैं एक शायरी लिखा था, आप सुन लीजिएगा कि वक्त वक्त की बात है, अब वो हमारे पास, अब वो किसी और के पास है। वक्त वक्त की बात है, अब वो किसी और के पास है। हम उलझे रहे एग्जाम के इन सवालों में, हम उलझे रहे एग्जाम के इन सवालों में, वो मम्मी बन गई और मैं पापा बन गया अपने ख्यालों में। तो याद कीजिएगा बाबू, आप अपने ख्याल में ही पापा बन पाएंगे, रियल लाइफ में हो सकता है कि उनसे शादी नहीं होती। चलते आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सीरियसली होकर तैयारी करें। अगला 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर। आपको पता होगा कि टेम्परेचर का जो मेजरमेंट जो किया गया है, कौन सा लॉ बताता है, तो ये आपको जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स बताता है। केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ, तो केल्विन प्लैंक लॉ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। देखिए केल्विन प्लैंक्स लॉ कहता क्या है, केल्विन प्लैंक्स लॉ कहता है कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जिसमें हम टोटल क्यू जो दें, टोटल हीट एनर्जी दें, वो टोटल के टोटल वर्क में दे दें, मतलब टोटल के टोटल काम प्रोड्यूस कर दे, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर दे। ऐसा ऐसा मतलब कि इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, ये कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि इफिशियंसी जो हो जाएगा 100%, इसका मतलब ये हो गया कोई हीट रिजेक्ट नहीं हो रहा है, जितना हम दे रहे हैं उतना निकल रहा है, ऐसा पॉसिबल है। मतलब क्या कह रहा है कि हीट का कन्वर्जन टोटल वर्क में, यही कहता है केल्विन प्लैंक्स। क्लॉसियस क्या कहता है, क्लॉसियस का समझिए, क्लॉसियस कहता क्या है कि अगर मान लिया कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो बोला है कि अगर हमको कोल्ड बॉडी से हीट बॉडी में टेम्परेचर को चेंज करना है, क्यू को चेंज करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना कोई वर्क किए, इस पे वर्क किए हम यहाँ के इसके से हीट निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दें। ये कहता है क्लॉसियस। क्लॉसियस पे बेस्ड कौन है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और ये इस पे बेस्ड है, हीट इंजन हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है क्लॉसियस पे बेस्ड होता है। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम कोई भी वस्तु को रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, मान लीजिए सब्जी रखे, तो सब्जी को टेम्परेचर को खींचता है, खींच करके ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़िएगा तो पढ़िएगा, कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर होता है, ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस होता है, कंप्रेसर होता है। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होता है, एक एवोपरेटर होता है, ठीक है। एवोपरेटर का काम क्या होता है, मान लिया कि ये है, अब इसमें कोई लिक्विड है, लिक्विड जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ही उबालने लगता है, तो इससे हीट, जैसे मान लें कि मेरा सब्जी का जो टेम्परेचर होगा इसका इसमें चला जाएगा, तो इवोपरेटर के थ्रू जा करके आप जब रेफ्रिजरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।